दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम टिकट के दावेदारों में आज हम बात करेंगे हाथीन विधानसभा क्षेत्र की, और हम आपको बताएंगे कि यहां से बीजेपी की तरफ से, जेजेपी की तरफ से, इनेलो की तरफ से व कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन से वो चेहरे हैं जो टिकट के दावेदारों में शामिल है। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन से विनिंग कैंडिडेट है। और आज हम चर्चा करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ रहा था और उसका 2024 के विधानसभा चुनाव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप कुमार जी मौजूद है। प्रदीप जी, स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा। धन्यवाद अजय जी। आइए अब हम बात करते हैं 2019 के विधानसभा चुनाव के परिणाम की क्या कुछ रहा था। फटाफट उसके बारे में हम आपको बता दें। बीजेपी की तरफ से प्रवीण डागर ने यहाँ से चुनाव लड़ा था और 46,744 वोट मिले थे, और वहीं बीजेपी के प्रवीण डागर ने कांग्रेस पार्टी के मोहम्मद इजराइल को हराया था 2,887 वोटों से। और वहीं तीसरे स्थान पर बीएसपी के तैयब हुसैन उर्फ नजीर अहमद यहाँ पे तीसरे स्थान पर रहे थे, जिनको वोट मिले थे 35,233। वहीं चौथे स्थान की अगर हम बात करें तो जेजेपी की तरफ से हर्ष कुमार ने चुनाव लड़ा था, उनको 30,334 वोट मिले थे। और वहीं पांचवें स्थान की बात करें तो आईएनएलडी की उम्मीदवार रानी देवी यहाँ से चुनाव लड़ रही थी और उनको मात्र 1,828 वोट मिले थे। आइए अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव की फटाफट हम चर्चा कर लें तो 2014 में आईएनएलडी के केहर सिंह ने बीजेपी के हर्ष कुमार को 6,372 वोटों से हराया था। वहीं थोड़ा सा और अगर पीछे जाएं तो 2009 में निर्दलीय विधायक जलेब खान बने थे। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के हर्ष कुमार को 6,473 वोटों से हराया था। वहीं अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां से 51,724 वोटों से कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में जो विधायक यहां से 2,887 वोटों से जीता था वही पार्टी थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में समीकरण बिल्कुल बदल गए और यहां से कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में उम्मीदवार के खाते में 51,724 वोटों की बढ़त गई। 51,724 वोटों से उनकी जीत हुई थी। वहीं अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पे अनुसूचित जाति के जो मतदाता हैं वो करीब 28,000 हैं। ग्रामीण मतदाताओं की बात करें तो उनकी आबादी करीब 2,19,000 है। वहीं शहरी मतदाताओं की बात करें तो करीब 11,000 की आबादी है। कुल आबादी की अगर हम बात करें तो करीब 2,30,000 हाथीन विधानसभा क्षेत्र की आबादी है। अगर यहाँ की खास बातों का जिक्र करें तो हर्ष कुमार वर्ष 1996 में हरियाणा विकास पार्टी से विधायक बने, जबकि उन्होंने 1987 व 1991 का चुनाव निर्दलीय लड़ा था। फिर 2000 में हरियाणा विकास पार्टी से हार गए और 2005 में निर्दलीय विधायक फिर बने। वर्ष 2009 का चुनाव कांग्रेस से लड़ा, हार गए। 2014 का चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा और हार गए, जबकि 2019 का चुनाव जेजेपी की टिकट पर लड़ा, लेकिन वो 30,000 वोट प्राप्त करके फिर भी हार गए। तो इस प्रकार जो है वो हाथीन विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक और साथ ही साथ जातीय समीकरण रहे हैं। आइए अब हम चर्चा करेंगे टिकट के दावेदारों की। उससे पहले हमारे साथ यहाँ पे पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप कुमार जी मौजूद है। प्रदीप जी, हाथीन विधानसभा क्षेत्र को आप किस प्रकार से देखते हैं? अजय जी, हाथीन विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के आखिरी कोने में, जहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू होती है, वहाँ पर स्थित है। और इस इलाके में क्योंकि मुसलमान मतदाताओं की भी संख्या है, जाट मतदाताओं की भी संख्या है, इस नाते से यहाँ पे चौधरी देवीलाल के परिवार का भी काफ़ी प्रभाव रहा है। और उसी नाते से चाहे आईएनएलडी के यहाँ से विधायक भी बने और उसके बाद आप ये देखिए जननायक जनता पार्टी का भी पिछले चुनाव में यहाँ पे अच्छा असर दिखाई पड़ा। परंतु इस बार के चुनाव में जैसे कि जननायक जनता पार्टी का भी प्रभाव लगभग जनाधार खत्म सा हो गया है, तो अब की बार का जो चुनावी समीकरण होंगे वो एक अलग तरीके के होंगे, क्योंकि यहाँ से अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण डागर विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी भी इस इलाके से, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी इसी जिले से आते हैं,
तो काफ़ी प्रभावशाली यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का भी असर है। तो मैं समझता हूँ आने वाले चुनाव में यहाँ के समीकरण पिछले विधानसभा चुनाव से अलग हटके होंगे। जी, अलग हटके होंगे। आइए अब हम आपको बता दें कि बिंदास हरियाणा की तरफ से जो सर्वे करवाया गया, जो अलग अलग टीमें भेजी गई, उन टीमों के अंदर जिन जिन चेहरे के, जिन जिन नेताओं के नाम टिकट के दावेदारों में प्रबलता से आगे आए हैं, उनके नाम सामने आए हैं, उनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। बीजेपी की तरफ से प्रवीण डागर निश्चित रूप से वर्तमान विधायक है और पार्टी में के कद्दावर नेता है, तो निश्चित रूप से इनका नाम जो है वो टिकट के प्रबल दावेदारों में शामिल है। वहीं अगर हम बात करें इनके बाद केहर सिंह रावत, जी हाँ, केहर सिंह रावत भी टिकट के प्रबल दावेदारों में शामिल है, पूर्व विधायक है। और यहाँ के अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें और 2019 के चुनाव, विधानसभा चुनाव की बात करें, बहुत बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिला था। इसी वजह से यहां पर बदलाव हो सकता है। क्या कुछ कहना हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट का? प्रदीप कुमार जी, किस प्रकार से देखते हैं? अजय जी, देखिए, प्रवीण डागर जी क्योंकि यहां से वर्तमान में विधायक हैं, उस नाते से उनकी स्वाभाविक दावेदारी है। और जहां तक आपने केहर सिंह रावत जी की बात की, वो INLD से विधायक रह चुके हैं, बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उसी नाते से, पूर्व विधायक होने के नाते से वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। देखिए अजय जी, यहाँ पे क्योंकि पिछला जो लोकसभा चुनाव था उसमें काफ़ी उलटफेर हुआ और भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन काफ़ी कमज़ोर रहा है, तो उस नाते से हो सकता है कि प्रवीण डागर जी की टिकट यहाँ पे कहीं मुझे संदेह में दिखाई पड़ती है। तो हो सकता है पार्टी इनमें से केहर सिंह रावत जी के ऊपर यकीन दिला कर सकती है, परंतु प्रवीण डागर भी वहाँ से क्योंकि विधायक हैं, उस नाते से स्वाभाविक तौर पर मजबूत है। वहीं टिकट के दावेदारों में अगले नामों की अगर हम चर्चा करें तो योगेंद्र सहरावत हैं, इनके पिताजी हेमराज विधायक रहे हैं। योगेंद्र सहरावत भी टिकट के प्रबल दावेदार हैं। वहीं इसके बाद मनोज रावत भी टिकट के प्रबल दावेदार हैं। और इसके अलावा रविंदर सहरावत, इनके पिताजी सरपंच हैं, रविंदर सहरावत भी टिकट के दावेदार हैं। ये तीनों ही नाम बीजेपी की तरफ से टिकट के दावेदारों में शामिल हैं। अजय जी, देखिए, जहाँ तक आपने योगेंद्र सहरावत जी की बात की है, योगेंद्र जी के पिताजी विधायक रहे हैं, उस नाते से एक राजनीतिक परिवार से आते हैं जी। और बिल्कुल क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन कमज़ोर रहा, तो क्योंकि प्रवीण डागर जी की टिकट हो सकता है खतरे में हो, तो उस नाते से योगेंद्र जी अपनी टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। और जहां तक मनोज रावत जी की बात आपने कही, मनोज रावत जी जिला परिषद की राजनीति करते रहे हैं और ग्रामीण इलाके में काफ़ी सक्रिय भूमिका, क्योंकि जिला परिषद की राजनीति करने के लिहाज से ग्रामीण इलाके में काफ़ी सक्रिय हैं, तो उस नाते से वो भी। और जहाँ तक आपने रविंदर सहरावत जी की बात की, वो भी क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं, पार्टी के साथ निष्ठावान तरीके से जुड़े हुए हैं, वो भी अपनी दावेदारी पेश अवश्य करेंगे। जी, वहीं बीजेपी के बाद अगर हम बात करें INLD की, तो INLD की तरफ से तैयब हुसैन, जी हाँ, तैयब हुसैन भीमशिखा उर्फ नजीर अहमद, ये भी टिकट के प्रबल दावेदार हैं, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं BSP से। तैयब हुसैन भीमशिखा टिकट के दावेदार। वहीं रानी देवी रावत पूर्व प्रत्याशी है, ये भी INLD की तरफ से टिकट की दावेदार है। अजय जी, देखिए, तैयब हुसैन जी की जो बात आपने कही, वो पिछले 2 चुनाव बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लड़ चुके हैं और दोनों ही चुनाव में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा था, बेशक वो चुनाव हारे जी। उस नाते से वो बिल्कुल मजबूत दावेदार हैं। और जहाँ तक आपने रानी देवी जी की बात की, वो पिछले चुनाव में INLD की उम्मीदवार थी, परंतु उनका प्रदर्शन कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, तो उस नाते से मैं समझता हूँ कि तैयब हुसैन जी की जो दावेदारी है वो रानी देवी जी के अपेक्षाकृत मैं समझता हूँ ज़्यादा मजबूत है। जी, वहीं INLD के बाद JJP की अगर हम बात करें तो सुखराम डागर, जी हाँ, सुखराम डागर JJP की तरफ से टिकट के दावेदार हैं। शुगर मिल के पूर्व डायरेक्टर रहे हैं और JJP के तमाम जो बड़े नेता हैं उनके साथ उनकी काफ़ी नज़दीकियाँ हैं। अजय जी, देखिए, जननायक जनता पार्टी के पिछले जो विधानसभा चुनाव था वर्ष 2019 का, उसमें हर्ष कुमार जी जननायक जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थे और उनका प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा था, परंतु अभी क्योंकि प्रदेश में जननायक जनता पार्टी का जो जनाधार भी घटा है और हर्ष कुमार जी ने भी जननायक जनता पार्टी में नहीं है आज, तो उस नाते से सुखराम डागर जी क्योंकि
ग्रामीण इलाके से हैं और शुगर मिल, पलवल शुगर मिल के, कोऑपरेटिव शुगर मिल के डायरेक्टर रहे हैं। उस नाते से किसानों के साथ वो सीधे संपर्क में रहे हैं और जननायक जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ भी उनके अच्छे संबंध हैं। तो वो मैं समझता हूं कि वही वहां से जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। जी, आइए अब हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के टिकट के दावेदारों की। कांग्रेस पार्टी के टिकट के दावेदारों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिस्ट थोड़ी सी लंबी है। मोहम्मद इजराइल, जी हाँ, मोहम्मद इजराइल हथीन विधानसभा क्षेत्र से टिकट के प्रबल दावेदार हैं। इनके पिताजी पूर्व विधायक जलेब खां हैं और पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं। मोहम्मद इजराइल हथीन विधानसभा क्षेत्र से टिकट के दावेदार। वहीं सविता चौधरी कुंडू, जी हाँ, सविता चौधरी कुंडू भी टिकट की प्रबल दावेदार है। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष है और साथ ही साथ प्रदेश प्रवक्ता है। कुंडू खाप की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, जाट संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इंटक की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रही है। तमाम छोटे से लेके बड़े पदों तक सविता चौधरी कुंडू ने अपनी सेवाएं दी हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए अपना जो पूरा जो जीवन अभी तक का वो सारा यहाँ पे लगाया है। और खास बात यह है कि वो कुमारी शैलजा के गुट से आती हैं और महिलाओं को जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि अब की बार 2024 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं को कोटा मिल सकता है, तो ऐसे में सविता चौधरी कुंडू की लॉटरी लग सकती है। क्या कहना चाहेंगे अजय जी? जहाँ तक पहले आपने मोहम्मद इजराइल जी की बात की है, उनके पिताजी यहाँ से विधायक रहे हैं और उस नाते से उन्होंने भी चुनाव लड़ा है, 2 चुनाव वो लड़ चुके हैं और राजनीतिक परिवार से हैं। मुस्लिम समुदाय से आते हैं और इस इलाके में मुस्लिम समुदाय का भी काफ़ी प्रभुत्व है। तो उस नाते से उनकी स्वाभाविक दावेदारी है राजनीतिक परिवार के होने के नाते। और जहाँ तक आपने सविता चौधरी जी की बात की है, वो क्योंकि महिला कांग्रेस से जुड़ी रही हैं और कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के गुट से आती हैं, पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता रही है, पार्टी में बहुत सारे पदों पे वो काम भी करती रही है और काफ़ी सक्रिय भूमिका महिलाओं के कोई भी कार्यक्रम होता है कांग्रेस पार्टी का, उसमें वो काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाती रही है जी। उस नाते से और यदि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से महिलाओं के आरक्षण की बात करती रही है और महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात करती है, तो मैं समझता हूँ यदि कांग्रेस पार्टी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के नाते शायद उनकी दावेदारी सबसे प्रबल दावेदार वो यहाँ से कांग्रेस पार्टी की टिकट की होंगी। जी, आइए हम बात करते हैं अगले नामों की। तो महिपाल बंधु यहाँ से टिकट के दावेदार हैं, पूर्व जिला पार्षद है, पूर्व मंत्री दीपचंद के पोते हैं, राजनीतिक घराने से संबंध रखते हैं। तो महिपाल बंधु भी टिकट के दावेदार हैं। वहीं इसके अलावा मोहम्मद बिलाल, जी हाँ, मोहम्मद बिलाल भी टिकट के प्रबल दावेदारों में शामिल है। पीसीसी के पूर्व मेंबर रहे हैं, पूर्व सचिव व पूर्व महासचिव रहे हैं, हरियाणा वक्फ बोर्ड के भी मेंबर रहे हैं, 4 बार पीसीसी के इलेक्टेड मेंबर रहे हैं। कुमारी शैलजा के गुट से आते हैं, एनएसयूआई में सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो इनका भी जो इतिहास है वो कांग्रेस पार्टी का छोटे से छोटा पद हो या फिर बड़े पदों की बात करें तो वहां तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। और कहीं पर भी कांग्रेस पार्टी के प्रचार प्रसार की बात हो तो मोहम्मद बिलाल हमेशा आगे खड़े नजर आते हैं। और जहां तक आला कमान की बात है तो आला कमान की नजरों में भी मोहम्मद बिलाल के जो नंबर हैं वो काफी अच्छे हैं। प्रदीप जी क्या कहना चाहेंगे? वो चाहे नाम यहाँ पे महिपाल बंधु का हो या फिर मोहम्मद बिलाल का। अजय जी देखिए, महिपाल बंधु जी की जहाँ तक बात है, उनके दादा दीपचंद बंधु जी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की राजनीति करते रहे, दिल्ली में प्रदेश में वो मंत्री भी रहे और उनका काफ़ी बड़ा राजनीतिक कद था स्वर्गीय दीपचंद बंधु जी का जी। उस नाते से वो भी क्योंकि सक्रिय हैं राजनीति में, वो अपना दावेदारी पेश करेंगे। परंतु जहाँ तक मोहम्मद बिलाल जी की बात है, वो छात्र जीवन से ही कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के जो गिने चुने निष्ठावान लोग हैं जो हमेशा से कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, मोहम्मद बिलाल जी की गिनती उनमें से होती है। और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी के सभी जो नेता लोग हैं उनके साथ उनके अच्छे संबंध हैं और उनके काम को हमेशा से सम्मान मिला है, क्योंकि वो पार्टी के लिए हमेशा से एक निष्ठावान कार्यकर्ता के तौर पे उन्होंने काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि वो एक काफ़ी मजबूत यहाँ से दावेदार कह सकते हैं और वो एक जिताऊ उम्मीदवार के तौर पे भी वहाँ से उभर सकते हैं।
जी, वहीं टिकट के दावेदारों में अगले नामों की बात करें तो बलजीत डागर जो है यहाँ से टिकट के दावेदार हैं। वही बिजनेसमैन है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं और तमाम कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नाम हैं उनमें काफी करीबी लोगों में जाने जाते हैं। बलजीत डागर भी यहाँ से टिकट के दावेदार हैं। वहीं इसके अलावा राजू खोखिया भी जो बिजनेसमैन है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट के दावेदार हैं। अजय जी देखिए, चाहे बलजीत डागर की बात हो चाहे राजू खोखिया जी की बात हो, बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि इस इलाके में पिछले काफ़ी सालों में ज़मीनों के रेटों में काफ़ी तेज़ी आई है और काफ़ी लोगों के ने पैसा भी इस इलाके में काफ़ी आया है। उस नाते से राजनीतिक तौर पे भी लोगों की सक्रियता बढ़ी है, जागरूकता भी आई है। उस नाते से बलजीत डागर हो चाहे राजू खोखिया हो, कांग्रेस पार्टी से जुड़ करके अपना कहीं राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित करने के तौर पे पार्टी के लिए टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। और ये तो समय बताएगा कि पार्टी किसके ऊपर भरोसा जताती है, ये आने वाला समय निर्धारित करेगा। जी, वहीं प्रदीप जी यहाँ से कांग्रेस पार्टी के ही जो अगले नाम है साबिर खान भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट के दावेदार हैं। इनकी धर्मपत्नी जिला पार्षद है। वहीं बलबीर चौधरी, जी हाँ, बलबीर चौधरी भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट के दावेदार हैं। सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में हमेशा से भूमिका निभाते आ रहे हैं। और इसके अलावा साजिद अजमत, जी हाँ, साजिद अजमत भी टिकट के दावेदार हैं। और खास बात यह है, साजिद अजमत के दादा जो है वो विधायक रहे हैं। अजय जी, जो आपने बताया कि बलबीर चौधरी की बात हो या साबिर खान की बात हो या साजिद अजमत की बात हो, जी, सभी लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं। और परंतु साजिद अजमत की जो बात है, उनके पिताजी अजमत खान इस इलाके के कद्दावर नेता रहे हैं। और तो मैं समझता हूँ वो अपनी दावेदारी अपने राजनीतिक रसूख या राजनीतिक संबंध या उस इलाके में अपने राजनीतिक जुड़ाव की वजह से उनकी दावेदारी स्वाभाविक है। परंतु साबिर खान और बलबीर जी की जो बात है वो पार्टी के साथ, पार्टी नेतृत्व के साथ अपने संबंधों के चलते और इलाके में सक्रियता के चलते अपनी दावेदारी पेश करेंगे। परंतु क्योंकि देखिए, जब से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का ग्राफ थोड़ा बढ़ा है, उसके बाद से एक बड़ी लंबी सूची लिस्ट है वो है कांग्रेस पार्टी के टिकट के दावेदारों की। बाकी पार्टी नेतृत्व फैसला करेगा कि उसको किसके ऊपर यकीन जताता है। जी, वहीं प्रदीप जी अगर हम बात करें इस विधानसभा क्षेत्र से त्रिकोणीय मुकाबले की, तो क्या लगता है त्रिकोणीय मुकाबला बन सकता है? अजय जी देखिए, वैसे तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु यहाँ पे दिखाई पड़ता है कि शायद त्रिकोणीय मुकाबला हो जाए, क्योंकि तैयब हुसैन जो हैं, जो बहुजन समाज पार्टी की टिकट पे 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। यदि INLD और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन तैयब हुसैन जी को उम्मीदवार बनाता है, तो मैं समझता हूं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मुसलमान वोट भी काफ़ी अच्छी संख्या में हैं, तो शायद तैयब हुसैन जी और कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कहीं ना कहीं त्रिकोणीय संघर्ष यहाँ पे हो सकता है। जी, कहीं न कहीं त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यह थी हथीन विधानसभा क्षेत्र की पूरी जानकारी। आज हमने आपको बताया कि हथीन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किस प्रकार के जातीय समीकरण है और यहाँ के राजनीतिक हालात क्या कुछ कहते हैं और कौन कौन से वो चेहरे हैं जो टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। बिंदास हरियाणा के सर्वे में जो सबसे आगे निकल के आए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा चेहरा, कोई ऐसा नेता है जो टिकट के दावेदारों में शामिल है, तो आप हमें उसका नाम कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। और साथ ही साथ जो ये नंबर हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे कॉल करके भी आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए विधानसभा क्षेत्र की तमाम जानकारियों के साथ और आपको बताएंगे कि वहां के राजनीतिक और सामाजिक हालात क्या कुछ कहते हैं और जातीय समीकरणों को लेकर किस प्रकार का मेलजोल वहां पर रहेगा। दीजिए तब तक के लिए आपके अपने साथी अजय लोहान व प्रदीप जी को इजाजत। नमस्कार।